नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे। देखिए दोस्तों, पिछले जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 और 3 में आपको लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चनों की। इसी क्रम में आज प्रैक्टिस सेट 4 लेके आए हैं और इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों को डाला गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों की बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। और ये जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए, किसी बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याओं में 20 सेंटीमीटर का अंतर है। यदि बाल्टी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई क्या होगी ये आपको बताना है। तो चलिए देखिए भाई, बाल्टी ये इसकी स्मॉल आर हो गई, छोटी वाली त्रिज्या, और ये कैपिटल आर। ठीक है, तो यहां से जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। और पूछा क्या गया है कि इसकी तिर्यक, ये तिर्यक ऊंचाई, इसे एल कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई आपसे पूछी गई है। तो अगर मैं यहां से ये जो दूरी है वो अगर ये आर है तो ये भी क्या होगी? आर होगी। तो ये वाली दूरी कितनी बची? ये जो यहां से यहां तक है ये वाली, ये बचेगी आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, और ये हमें क्या दे रखी है? आर माइनस आर, दोनों त्रिज्याओं का अंतर कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 15। कितनी दे रखी है? 15। तो यहां से ये क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो इस कर्ण मतलब एल की लंबाई निकालने के लिए आधार, आधार कितना हो जाएगा इसका? 20, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 15। तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एल बराबर 400 प्लस 225। तो एल बराबर हो जाएगा अंडरूट में 625, और यहां से एल आ जाएगी, वो कितनी निकल के आने वाली है? 25 सेंटीमीटर। तो जो बाल्टी की तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, तो इसके लिए जनरल अगर आप फॉर्मूला भी यूज करते हो तो तिर्यक ऊंचाई का जो फॉर्मूला बनेगा, तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है अंडरूट में एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। मतलब कि ऊंचाई का वर्ग प्लस के अंडरूट, प्लस के अंडरूट के अंदर ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या निकल आता है? तिर्यक ऊंचाई निकल आती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या प्रत्येक में 100% की वृद्धि की जाती है तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? चलिए देखिए, तो शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 100% की वृद्धि की गई है। तो भाई जो आयतन होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है? आयतन डिपेंड करता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पर। किस पर डिपेंड करता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पर। ठीक है, तो भाई 1/3 और पाई तो कांस्टेंट है। तो जो मेनली जो आयतन है वो किस बात पे डिपेंड करेगा? आर स्क्वायर इंटू एच पर, मतलब त्रिज्या के वर्ग पर और ऊंचाई के गुणनफल पे। तो त्रिज्या में वृद्धि कितनी की गई है? 100% की। तो आर को कितना कर दिया गया? 100% का मतलब
1 से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी। पर यहां फॉर्मूले में आर स्क्वायर होता है, तो 1 के स्क्वायर से कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 से त्रिज्या कितने होने वाली है, 4 होने वाली है। ठीक है, और ऊंचाई h को भी 100% बढ़ाया गया है। इसका मतलब यहां पे ऊंचाई है वो भी 1 से कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। तो वॉल्यूम किससे बनता है, आर स्क्वायर और h के गुणनफल से। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आएगा, और यहां पे 4 दूनी 8। तो आप देख रहे हो कि वॉल्यूम 1 से कितना हो गया, 8 हो गया। तो वृद्धि कितने की हो गई, 7 की। तो परसेंट वृद्धि के लिए 7 गुणा 100 बटे प्रारंभिक वॉल्यूम, इसका कितना है, 1। तो यहां से जो वृद्धि निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 700%। तो ऑप्शन पहला इसका सही आंसर है। तो हमेशा क्या हम देखते हैं, फॉर्मूले पे जाते हैं और ये देखते हैं कि जो वॉल्यूम है वो किस बातों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो डिपेंड करता है आर स्क्वायर एच पर। किस पर डिपेंड कर रहा है आयतन, आर स्क्वायर एच पर। तो हमने त्रिज्या को भी 1 से 2 कर लिया, बट यहाँ फॉर्मूले में स्क्वायर यूज किया है, तो स्क्वायर यूज हुआ है तो 1 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी त्रिज्या जब हम स्क्वायर करेंगे, और ऊंचाई 1 से 2 हो जाएगी। दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया तो आयतन जो प्रारंभिक 1 था, 1 से कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। मतलब वृद्धि कितने की होगी, 7 की। तो 7 गुणा 100 बटे 1, 700% की वृद्धि होने वाली है। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में करता है। मतलब अमर है कितना काम, 1/4 भाग को 3 दिन में कर रहा है। 1/4 भाग को अगर 3 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। कितने दिन में करेगा भाई, 12 दिन में करेगा। बात करते हैं शंकर की। शंकर क्या करता है भाई, शंकर 1/6 भाग को 4 दिन में पूरा करता है। तो अगर ये शंकर 1/6 भाग को 4 दिन में पूरा कर रहा है तो भाई शंकर करेगा 6 चौक 24 डेज में। ठीक है, अब उसमें क्या कहा गया है कि दोनों मिलकर कार्य पूरा करें तो 1800 रुपए में अमर का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहली बात कि जो धन का बंटवारा होता है वह हमेशा क्षमता के रेशियो में होता है। तो अगर हमें समय दिया गया हो और समय को हम उलट दें, क्या कर दें, उलट दें, तो हमें क्षमता का अनुपात मिल जाएगा। तो टाइम का रेशियो, जो टाइम का रेशियो है अमर और शंकर का, वो कितना है, 12:24। मतलब 1:2 है। तो यहां से जो उनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो बनने वाला है वो 2:1 बनने वाला है। ठीक है, तो क्षमता का अनुपात 2:1 हो गया। तो धन का बंटवारा हमेशा क्षमता में किया जाता है। तो 3 रेशियो में हम धन को बांटेंगे तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800 रुपए। तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू 3 छिक्के 18, तो 1 रेशियो की वैल्यू 600 रुपए रहने वाली है। और यहां पे पूछा क्या गया है कि अमर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो अमर को कितना मिल रहा है भाई, 2 रेशियो। अमर को कितना मिल रहा है, 2 रेशियो। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1200 रुपए। ठीक है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 600 रुपए, तो 2 रेशियो की कितनी हो जाएगी यहां से 1200 रुपए और इसकी 600 रुपए। तो भाई शंकर को कितना रुपए मिलेगा, 600 रुपए मिलेगा, और अमर को कितना रुपए मिलेगा, 1200 रुपए का मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा धन का बंटवारा क्षमता के अनुपात में किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक समान चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 2 सेकंड में तथा 250 मीटर लंबे पुल को 7 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। तो सबसे पहली बात, लास्ट वीडियो में भी हमने ये बात बताई थी आपको कि जब भी ट्रेन किसी खंबे, व्यक्ति, ठीक है, किसी खंबे, व्यक्ति आदि को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो भाई जब इस ट्रेन ने किसी खंबे को पार किया है, किसी खंबे को पार किया है जब इस ट्रेन ने, तो ट्रेन ने अपनी लंबाई के बराबर दूरी चली होगी। ठीक है, कितनी दूरी चली होगी, अपनी लंबाई के बराबर, जो भी इसकी एल लंबाई रही हो उसके बराबर इसने अपनी दूरी चली होगी। फिर आगे जाके इसने एक पुल को पार किया है। किसको पार किया है, पुल को। जब इसने पुल को पार किया
तो भाई कभी भी पुल को, प्लेटफॉर्म, सुरंग इत्यादि को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर चलती है। तो भाई जब इसने किसको, पुल को पार किया है और 250 मीटर लंबा ये पुल था, तो इसमें 250 मीटर की लंबाई ये चलेगी प्लस अपनी लंबाई चलेगी, तो यहां उसे अपनी लंबाई भी चली, तो टोटल यहां जो टाइम लगा था इसे, वो कितना लगा था, अपनी लंबाई को पार करने में 2 सेकंड का समय लगा। और जब यहां नहीं इसने ये दोनों लंबाइयों को पार किया है तो इसे कितना टाइम लगा है, 7 सेकंड का। समझिए इस बात को, जब इसने अपनी लंबाई पार की तो कितना टाइम लगा, 2 सेकंड लगा। और यहां दोनों की लंबाई इंक्लूड है, अपनी प्लस 250 मीटर पुल की, ठीक है, तो यहां उसे 7 सेकंड लग गई। इसका मतलब 2 सेकंड तो भाई ये अपनी ही लंबाई को पार करने में लेती है, वो बात हमें यहां से पता है। तो इसने इस लंबाई को, जो पुल की लंबाई है 250 मीटर, इसे पार करने में कितना टाइम लिया भाई, 5 सेकंड लिया। कितना टाइम लिया, 5 सेकंड लिया। इसका मतलब 5 सेकंड में 250 मीटर को पार किया तो 1 सेकंड में ये कितना चलेगी, 50 मीटर चलेगी। कितना चलेगी, 50 मीटर चलेगी। जब ये 1 सेकंड में 50 मीटर चलेगी तो यहां भाई इसने कितना टाइम लिया था, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में अपनी लंबाई पार की, तो 2 सेकंड में कितनी दूरी चली होगी, 100 मीटर चली होगी। तो यही आपसे पूछा गया है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 100 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने घोड़ा 15% के लाभ से बेचा होना चाहिए। एक व्यक्ति ने घोड़ा 15% के लाभ से बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य था। तो आपको पता है किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वह अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। तो भाई हमने मान लिया जो घोड़े का क्रय मूल्य था वो क्या था, अपने आप में 100%। ठीक, तो पहले उसे 15% के लाभ पे बेचा गया, तो भाई 100% वाली चीज कितने पे बिकेगी, 115% पे बिकेगी। लाभ क्या होगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। 15% का लाभ है तो ये कितने परसेंट पे बिकी, 115% पे बिकी। फिर आगे क्या कहा गया है, यदि इसे 25% कम से खरीदा गया होता, तो भाई पहले 100% में खरीदा था, अब इसे अगर 25% कम में खरीदा जाएगा तो भाई कितने परसेंट पे खरीदा जाएगा, 75% पे खरीदा जाएगा। कितने परसेंट पे खरीदा जाएगा, 75% पे खरीदा जाएगा। और 60 रुपए कम में बेचा होता, तो यहां रुपए की तो अभी कोई बात ही नहीं हो रही, सारा काम किस में चल रहा है, परसेंटेज में चल रहा है, वो बाद की बात है। 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता, 32% का। तो भाई 75% पे अगर 32% का लाभ होता है तो भाई कितना हो जाएगा, तो 75 का 32% कितना होगा, यहां ये 3 बार कैंसिल हो गया और ये 4 बार, 4 से 8 बार, तो 8 दिया 24%। कितना, 24% हो जाएगा। तो 75% और 24% ये आपका हो जाएगा 99%। तो अब जो घोड़ा है वह अगर 32% के लाभ पे बिकता है तो वह कितने परसेंट में बिकेगा, 99% बिकेगा। अच्छा पहले यह कितने में बिक रहा था, 115% पे बिक रहा था। तो भाई यहां कितने परसेंट की कमी आई, यहां पे जो कमी आई वो कितने परसेंट की आई, 16% की। कितने परसेंट की, 16%। और 16% के बराबर यहां कितनी कम हुए हैं प्राइस, 60 रुपए। कितना, 60 रुपए। तो 16% के बराबर कितना है, 60 है। तो आपसे क्या पूछा गया, घोड़े का क्रय मूल्य, मतलब 100% की वैल्यू। कितने परसेंट की, 100% की। तो 16% के बराबर कितना है, 60 है। तो यहां से 4 से कैंसिल करोगे तो 4 चौक 16, और ये 4 से कितने बार, 15 बार। ठीक है, तो 4 चौक 16, 4% के बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो 100% निकालने के लिए इसमें कितने का गुणा कर दोगे, 25 का, तो 25 का इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100%, 25 चौके 100%, तो 100% की वैल्यू यहां कितनी मिलने वाली है, 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 एकन 25, 25 और 12 37। तो यहां पे जो घोड़े का क्रय मूल्य है वह कितना होगा, 375 रुपए।
कितना होने वाला है? 375 रुपए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपए है, इसे 2 क्रमिक छूट के साथ 2448 रुपए में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% हो तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। दूसरी छूट ज्ञात करें। देखिए भाई, तो इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है भाई? 3200 रुपए है, तो हमने भाई 3200 रुपए एमआरपी लिख लिया। इस पर पहली जो छूट दे रखी है वो कितने की दे रखी है भाई? 10% की दे रखी है। और मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी संख्या में अगर आपके पास शून्य है पीछे, तो 10% निकालने के लिए एक जीरो दबा लीजिए, 10% दिख जाएगा। तो अगर हम इसका एक जीरो दबाते हैं तो आपको कितना दिखेगा? 320। कितना दिखेगा? 320। ठीक है, तो 320 अगर इसमें से माइनस करोगे तो ये वस्तु पहली छूट के बाद कितने रुपए की रह जाएगी? 0। 10 में से 2 गई, 8 बची। यहाँ कितना रह जाएगा भाई? 1। 11 में से 3 गई, 8, और यहाँ पे रह जाएगा आपका 2। तो ये 2880 रुपए की, कितने की? एक छूट के बाद ये वस्तु 2880 रुपए की रह जानी चाहिए, पर उसे दूसरी भी छूट दे रखी है और दूसरी छूट हमें नहीं पता। दूसरी छूट हमने मान ली X% की दे रखी है, और इस छूट को देने के बाद ये वस्तु कितने की बिकी है भाई? 2448 रुपए में। कितने में बिकी है? 2448 रुपए में। तो भाई कितने रुपए का अंतर है यहाँ पे? भाई कितने रुपए की और उसे छूट मिली? तो अंतर देखोगे यहां से, तो 10 में से 8 गया 2, यहां रह गई 7, 7 में से 4 गई, 3 बची, यहां कितना रह जाएगा भाई? 4। तो 432 रुपए की, कितने रुपए की छूट मिली यहां उसे? 432। तो 432 की छूट कितने रुपए पे मिली है? 2880 रुपए पे। तो भाई कितना परसेंट बनेगा ये 432? 100/2880। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, चलते हैं 4 से इसे कैंसिल कर लेते हैं। तो 4 1 4, 0, 4 8 32। यहां ये 4 7 28 और 4 दूनी 8। 36 से काट लीजिए, 36 दूनी 72, 36 दिया 108, और 2 से कितने बार? 5 बार कैंसिल हो गया। तो 3 पंजे 15%। तो ये जो छूट होने वाली है वो कितनी होने वाली है? 15%। ठीक है, कितनी होने वाली है? 15% होने वाली है। अदरवाइज दूसरे तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं कि आपको जो एमआरपी दे रखा है वह कितना दे रखा है? 3200 रुपए। ठीक है, तो 3200 पे पहली छूट कितनी दे रखी है? 10% की। यदि 10% की छूट है तो ये वस्तु कितने परसेंट पे बिकेगी भाई? 90% पे। कितने पे बिकेगी? 90% पे। तो भाई 90/100। अगली छूट हमें पता नहीं, तो उसे क्या करेंगे? 100 में से X% की दे दी अगली छूट बटे 100, और बराबर ये वस्तु जाके बिकी है फाइनली, वो कितने की बिकी है? 2448 रुपए में। ठीक है, तो यहां से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से 5 बार और 2 से ये कितने बार हो जाएगा? 16 बार। ठीक है, तो इसे 4 से काटते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 चौके 16, और ये 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 4 1 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अंकों का योग कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। तो 9 से कटेगा ये 9 6 54, 9 8 72, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 17 चौक 68। ठीक है, तो यहां से ये जो 5 बचा है वो यहाँ किधर जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 100 माइनस एक्स बराबर 17 पंजे 85। 85 को इधर ले जाओ, x को इधर, तो x बराबर 85, 100 में से माइनस होगा तो 15। तो अगली जो छूट है वो कितनी रहेगी? 15% की रहने वाली है। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से आपको जो बेटर लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 4000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर होगा। तो चलिए भाई, 4000 रुपए पर अगर 5% की ब्याज है तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपसे पूछा गया है। तो इससे मैंने लास्ट वीडियो में, जो आपने नहीं देखी हो तो आप उसे देखिएगा, तो मैंने भाई 2
वर्ष के CI और SI के अंतर के लिए एक फॉर्मूला लिखाया था, C2 माइनस S2P R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो यहां से अंतर हमें ज्ञात करना है। मूलधन कितना दे रखा है भाई, 4000 रुपए दे रखा है। रेट कितनी है, 5% है, 5/100 का होल स्क्वायर। 5 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 20 बार। ठीक है, तो 4000 गुणा 1/20 गुणा 1/20। ठीक है, तो 1/20 गुणा 1/20, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूनी 4 से ये 40 कितने बार कैंसिल होगा, 10 बार। तो यहां से जो अंतर रहने वाला है वह कितना रहने वाला है, 10 रुपए। कितना रहने वाला है, 10 रुपए। अदरवाइज हम इसमें एक टेबल मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, टेबल मेथड भी यूज कर सकते हैं कि पहली साल और दूसरी साल, पहली साल और दूसरी साल। भाई रुपए आपका है 4000, और इस पे पहली साल का साधारण ब्याज कितना पूछ दे रखा है, ब्याज की सारी जो रेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5%। तो भाई इसका 10% कैसे निकालते हैं, एक जीरो दबा लीजिए, 400 दिखेगा, तो 5% इसका कितना हो जाएगा, 200। 5% इसका भी आधा, तो 200 रुपए क्या हो जाएगा इसका, सिंपल इंटरेस्ट। पहली साल का ब्याज 200 रुपए, अगली साल का ब्याज फिर से 200 रुपए, और यहां जो क्या है कि ब्याज पर अगली साल ब्याज लगने वाली है, तो यहां 200 का 5% और निकालते हैं तो वह कितना निकलेगा, 10 रुपए। तो यही जो होता है वो होता है 2 वर्ष के CI और SI का अंतर। ये जो निकलने वाला है वही निकलेगा C2 माइनस S2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत 2 अधिक हो गया। 2 अधिक हो गया, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करें। तो जब उसने 11वीं पारी के बाद 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे क्या हुआ कि 2 रन बढ़ गए उसके औसत के। तो देखिए ये पहले वह 11 पारी खेला है, और 11 पारी के बाद जैसे ही वह अगली 12वीं पारी खेला है तो उसमें उसने कितने रन बनाए हैं, 63 रन। ठीक है, तो 63 रन बनाने से हुआ क्या है कि 2 रन औसत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो 2 रन की जब वृद्धि हुई तो ये 11 पारियों पे वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, तो 11 दूनी 22, तो 22 रन तो इनके पास चले गए, 2-2 रन। तो भाई 22 इसमें से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो अब जो उसका नया जो औसत है 12वीं पारी के बाद वह कितना रहने वाला है, 41। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो कितना है, 41। अगर ये पूछा जाता कभी कभी कि 11 पारियों तक का औसत उसका कितना था, तो उसके लिए हम 2 और इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि ये 2 बढ़ा हुआ औसत है। तो अब जो औसत रह जाएगा वो 11 पारियों का वो कितना रह जाएगा, 39 रह जाएगा। तो 41 इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेमी है तो उसके कर्ण की लंबाई होगी। तो सबसे पहली बात तो ये समझिए कि समकोण बनाने में, समकोण बनाने वाली जो भुजाएं होती हैं समकोण त्रिभुज में, वो क्या होती हैं, लंब और आधार, क्योंकि उन्हीं दो के बीच में क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे जो भुजाएं हैं समकोण बनाने वाली वो कौन सी हो गई, लंब और ये आधार। तो इनका जो अनुपात दे रखा है तो वो कितना हो जाएगा, 5x और ये 12x। ठीक है, अब क्षेत्रफल सभी को पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार इसका कितना है, 12x, और ऊंचाई कितनी है, 5x, और ये हमें कितना दे रखा है, 270। तो 270 के बराबर कर देंगे। तो 2 से कितने बार कैंसिल हो गया, ये 2 छके 12। ठीक है, 6 पंजे 30, तो यहां से 30x² बराबर 270, और 30 से कितने बार कैंसिल होगा, 9 बार। तो यहां से x की वैल्यू जो निकलने वाली है वो √9, तो x बराबर 3। ठीक है, तो x बराबर जब वैल्यू 3 आ गई तो आपने ट्रिपलेट पढ़ी होगी, 5, 12 और 13 की। तो समकोण त्रिभुज में 5, 12, 13 की ट्रिपलेट होती है। तो ये भुजा 5x है, ये 12x है, तो इसे कितना होना चाहिए, 13x। तो x की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 को यहाँ पे लगाओगे तो 13 तिया 39। ठीक है, तो इसका जो कर्ण है वह कितना रहने वाला है, 39 रहने वाला है।
तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो उसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, कभी कभी वह परिवृत्त की त्रिज्या पूछ लेता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ लेता है, उनके क्षेत्रफल भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले समझिए कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु जैसा कि उसका नाम है समबाहु, सम माने समान और बाहु माने भुजाएं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ये भी a सेंटीमीटर है, ये भी a सेंटीमीटर, और ये भी भुजा क्या है, a सेंटीमीटर है। ये कोई त्रिभुज हो गया ABC। और जब तीनों भुजाएं समान होती हैं तो उसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अब इसमें कभी कभी पूछा जाता है अंतःवृत्त, कभी कभी अंतःवृत्त के बारे में पूछ लिया जाता है, और कभी कभी परवृत्त के बारे में पूछ लिया जाता है। तो अंतःवृत्त जो इसके अंदर तीनों भुजाओं को क्या करेगा, टच करेगा, और परवृत्त क्या होता है, जो तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। तो अंतःवृत्त और परवृत्त की त्रिज्याएं पूछ लेता है, कभी कभी क्या पूछ लेता है, इनका क्षेत्रफल भी पूछ लेता है, कभी कभी इनकी जो क्षेत्रफलों में अनुपात होता है वह भी पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए बता दूं मैं आपको कि जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है r बराबर परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, तो ये कैपिटल R से नोट कर देते हैं क्योंकि बड़ा वृत्त होता है तो बड़ी R। तो परिवृत्त की त्रिज्या R बराबर ये होती है a/√3, मतलब a यहाँ क्या होती है, भुजा, तो भुजा बटे √3 होती है। और अंतःवृत्त की त्रिज्या जो स्मॉल r बराबर होती है वो होती है a/2√3, तो भुजा बटे 2√3। तो आपसे पूछा क्या गया है कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो कैपिटल R बराबर पूछा गया है, तो भुजा बटे √3 कितना होता है, भुजा बटे √3। तो भुजा आपको कितनी दे रखी है, 6√3/√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो परिवृत्त की जो त्रिज्या रहने वाली है वह कितनी रहने वाली है, 6 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दूसरा है वो क्या है, सही इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है, तो निर्धारित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए कि कोई भी उसका निर्धारित प्राइस है, क्या है, निर्धारित प्राइस, और उसके 2/3 पर बेचने पर क्या होता है, 10% की हानि होती है। क्या होती है, 10% की हानि होती है। तो निर्धारित प्राइस को अगर हम MRP ही मान लें, तो MRP और SP का जो रेशियो रहने वाला है वह कितना रहने वाला है, 2/3 पे बेचा जाता है। MRP के कितने, 2/3 पे बेचा जाता है। इसका मतलब 3 वाली वस्तु कितने रुपए में बेची जा रही है, 2 रुपए में। अब 3 वाली वस्तु को अगर 2 रुपए में बेच रहे हैं तो उस व्यक्ति को 10% की क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। तो 10% की हानि होने का मतलब कि 10% की भिन्न होती है 1/10। तो यहां CP अगर वस्तु की कितनी है, 10 रुपए, तो SP 1 रुपए की हानि होने से कितनी हो जाएगी, 9 रुपए। तो 10 वाली वस्तु कितने में बेची जा रही है, 9 रुपए की। अब भाई SP तो दोनों ही कंडीशन में बराबर होगी, ऐसा तो ये नहीं कि यहां ज्यादा बिक जाए यहां कम में बिके। तो SP को बराबर कर लेंगे, तो यहां SP कितनी है, 9, तो 9 का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, और यहां SP कितनी है, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे। तो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, यहां पे 10 दूनी 20 और 2 निम्मा 18। इसका मतलब जो निर्धारित प्राइस है उसकी वो कितनी है, 27 रुपए, बेकी कितनी में जा रही है, 18 रुपए में, और उसका क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपए। तो 20 वाली देखो 18 रुपए में बिक गई, हो गई 10% की हानि। ठीक है, अब पूछा क्या गया है कि निर्धारित मूल्य पर बेचने से, भाई 20 वाली वस्तु को निर्धारित मूल्य पे बेचोगे तो कितने में बिकेगी, 27 में। तो यहां कितने का प्रॉफिट होने वाला है, 7 रुपए का। तो 7 गुणा 100, और प्रॉफिट किस पे निकलेगा, CP पे 20। तो 7 गुणा 100 बटे 20, 20 से कितने बार कैंसिल हो गया, 5 बार, तो 5 सते 35%। तो यहां उसे जो लाभ होने वाला है वह कितने परसेंट का होने वाला है, 35% का। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 7 वर्ष पूर्व A तथा B की आयु वर्षों में 4:5 के अनुपात में थी, तथा 7 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होंगी, तो B की वर्तमान आयु क्या है।
तो इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब भी दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया गया हो तो हमेशा उनकी आयु के अनुपात का जो अंतर होता है उसे क्या कर लेते हैं, सेम, क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर सदैव समान होता है। तो इसी कंसेप्ट हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है कि 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ये हो गई हमारी वर्तमान। तो वर्तमान से 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो 7 वर्ष पहले ये जो अनुपात था वह कितना था, 4:5। जो ए और बी की आयु के बीच का अनुपात था वो कितना था, 4:5 था। और वर्तमान से क्या 7 वर्ष बाद की बात है, और 7 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। तो 5:6 हो जाता है। तो हमने क्या बताया था अभी कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच का गैप सदैव क्या रहता है, समान रहता है। तो यहां भी अंतर कितने का है, 1 का है, और यहां भी अंतर कितने का है, 1 का है। तो यहां तो ऑलरेडी समान है, अगर समान नहीं होता तो समान कर लेते। तो यहां पे अब यहां पे आप अंतर देखिए, 5 से यहां कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, और यहां भी 4 से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो आप कहीं भी देख लीजिए दोनों तरफ से क्या हो रहा है, एक ही रेशियो का अंतर है। तो एक रेशियो का अंतर कितनी सालों में आता है भाई, ये 7 साल पहले की बात थी और ये 7 साल बाद की बात है। तो टोटल 14 वर्ष में, 14 साल में ये अंतर आता है। तो एक रेशियो की वैल्यू 14, तो यहां से बी की जो आयु होगी तो 14×5 70 वर्ष। कितनी होगी, 70 वर्ष। पर ये तो 7 साल पहले की बात है। यहां क्या पूछा गया आपसे कि 7 वर्तमान आयु, कि बी की क्या वर्तमान आयु। तो बी की वर्तमान आयु निकालने के लिए हमें इसमें 7 ईयर्स ऐड करना होगा। तो यहां से ये जो बी की आयु है वो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 77 वर्ष हो जाएगी। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, 77। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 4 है तो उनका लासा होगा। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 4 है तो उनका लासा क्या होगा। तो भाई अगर आपको कभी भी एलसीएम निकालना हो और उनका रेशियो दे रखा हो तो एलसीएम बराबर होता है R1 × R2 × SCF, मतलब दोनों रेशियो के गुणनफल में SCF का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहां से R1 R2 की वैल्यू 5 × 6 × 4, तो 5 × 6 = 30 और 30 × 4 = 120। तो यहां से एलसीएम जो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 120। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 2/5, 5/6, 11/15 तथा 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो ऐसी भिन्नों में कभी भी आपसे ये पूछा जाए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो इसके लिए बहुत बढ़िया अप्रोच है। तो देखिए इसे, भिन्न है आपकी 2/5, 5/6, 11/15 और 7/8। तो ये ओनली एक तरीका है जिससे हम खाली चेक कर सकते हैं। आप ये नहीं कहोगे कि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं होती। तो भाई इसमें जो अंतर होता है ना, अंश और हर का, अंश और हर का अंतर जो होता है, हर और अंश के अंतर से अंश में भाग देते हैं। मतलब अंश और हर के अंतर से अंश में भाग देते हैं, और ये ओनली एक चेक करने का तरीका, ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। तो इनका अंतर कितने का है, 3 का। 2 और 5 में अंतर कितने का है, 3 का। और 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ गया। 20 में 3 का भाग दोगे तो 3 × 6 = 18, फिर 0, 3 × 6 = 18। तो इसकी जो लगभग वैल्यू रहेगी वो 0.66 रहने वाली है। अगर वैसे एग्जैक्ट वैल्यू आप देखोगे तो 5 का अगर 2 में भाग देते हो तो यहां से 0.4 वैल्यू निकलेगी, बट ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। दिस इज ओनली द वे बाय विच वी कैन चेक द आंसर ओनली। ठीक है, ये वो तरीका है जिससे हम खाली चेक कर सकते हैं, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट, यहां पे अंतर कितने का है, 1 का। तो 1 का अगर 5 हम भाग दोगे तो 5 आ जाएगा। यहां अंतर कितने का है, 4 का, और 4 का 11 में भाग दोगे तो 4 दूनी 8, बचेगा 3, दशमलव लगा लीजिए। तो 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20।
तो यहाँ जो वैल्यू रहने वाली है वो 2.75 और यहाँ अंतर कितने का है 1 का, और 1 का 7 में भाग देते हैं तो कितना बनेगा 7। तो यहाँ आपको सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है 7, और 7 की फ्रैक्शन क्या है 7/8। तो 7/8 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, समझ पाए होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि अंश और हर के अंतर से अंश में भाग दे लेते हैं, और ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं होती। ठीक है, ये एक तरीका है जिससे हम खाली चेक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 की घात 51 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो पहले इसके थोड़े बार इकाई अंक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि यूनिट डिजिट, तो किसी भी संख्या के इकाई अंक 0, 156, तो 0, 1, 5 और 6, किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 इनमें से हैं तो वॉट एवर द पावर, पावर चाहे कुछ भी हो, कभी भी इकाई अंक चेंज नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 7895 और इसकी पावर है 8621, तो इसका जो यूनिट डिजिट रहने वाला है वो कितना रहेगा 5। और कोई नंबर ले लीजिए 786, इस पर पावर है 952, तो इसका भी इकाई अंक क्या रहेगा 6 ही रहेगा। तो कभी भी 0, 156 अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक हैं तो पावर चाहे कुछ भी बनी रहे, इकाई अंक इनके चेंज नहीं होते। अगर इनके अलावा कोई अंक आते हैं 0, 1, 5, 6 के अलावा जो भी अंक आते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए इनकी पावर को, नंबर की पावर को 4 से विभाजित करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं और रिमाइंडर को नंबर की पावर बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या दे रखा है 2 की घात 51, तो 0, 156 में से नहीं है, 2 आ रहा है, तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो पावर को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 48 तक भाग जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, यहां से 3 बचने वाला है। तो जब रिमाइंडर 3 बचेगा तो 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8, तो यहां से जो इकाई अंक होने वाला है यूनिट डिजिट वो कितना होगा 8 होगा। और अगर इनकेस भाग पूरा पूरा चला जाए तो पावर को क्या बना लेते हैं 4 बना लेते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन अगर आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं, नमस्कार दोस्तों।